हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 11 जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। तो जो नए हैं उन सभी को मैं पहले बता दूं, हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है अकाउंटेंसी टॉपिक जो हमारा जेकेएसएसबी में, जिसमें 30 मार्क्स की सेक्शन है। और हमने टारगेट रखा है जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े 25 प्लस टारगेट करे। तो जिन्होंने हमारी पहली 10 पार्ट नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है पीडीएफ डिस्कशन। उधर आप सिस्टमेटिक वाइज देखिए, आपको उधर दिख जाएगा कि लेवल कैसे कैसे इंक्रीज होते जा रहा है और वो प्रॉपर टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें या कोई न्यू अपडेट दें आपको सबसे पहले मिल जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 तक कर लिए थे क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिकॉर्ड या कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल। मैंने आपको लेक्चर्स में ही बताया था कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम ही है, ठीक है। उसकी कॉस्ट, सेल्स की कॉस्ट, जो आपने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होता है आप सभी को पता होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। लेकिन इधर मैंने लिखा है इन्वेंट्री। तो मैं बता दूं इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही चीज है, आप दोनों को इकट्ठे वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। तो पहला क्या बोल रहा है, परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इधर माइनस होना चाहिए था तब जाकर ये ठीक होता। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है परचेज माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, दोनों के ये साइन इंटरचेंज हो गए, इधर प्लस होना चाहिए था और इधर माइनस होना चाहिए था, उस तब जाके ये ठीक होता। थर्ड में है परचेजेस माइनस ओपनिंग और माइनस क्लोजिंग, दोनों माइनस है, ये भी गलत है। तो लास्ट वन इज द राइट, दैट परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन पे। इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इट इज शोन इन द, मैंने आपको बताई थी दो सिचुएशन ये ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक में, कि जब आपका ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा। दो कंडीशन थी, एक में आता है एक में नहीं आता। आता कब है, जब आपको एडजस्टेड परचेज दी होती है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है तो उसका एक ही इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, दैट इट ओनली शोन इन द बैलेंस शीट। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, एज ए फुट नोट लिखा है, अगर उसे फुट नोट में लिखा है तो हम उसे बैलेंस शीट में भी डालेंगे और ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड भी डालेंगे। तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है अगर क्लोजिंग स्टॉक अपेयर कर रहा है तो इसका एक ही इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, इट इज शोन ओनली ऑन द बैलेंस शीट। तो सी इज द राइट आंसर। अब 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ द कैपिटल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज 50,000, द नेट प्रॉफिट इज 15,000 एंड ड्रॉइंग इज 3,000, वट इज द कैपिटल एट द बिगनिंग। बिगनिंग की कैपिटल वो कह रहा है। तो आपको मैं फिर से बता दूं कैपिटल में क्या होता है, जो आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है ना, उसमें आपने क्या करना है, प्रॉफिट को ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड करना है, ठीक है, और कैपिटल को भी ऐड करना है, और जो ड्राइंग है उसे माइनस करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी माइनस करना है। आपको यह सब कुछ पता होना चाहिए। तो क्या लिखा है, आपको ये दिया है कैपिटल एट द एंड दिया है, मतलब एक तरह का आप ले लो, आपको आंसर दिया हुआ है। आंसर कितना दिया, 50,000। नेट प्रॉफिट दिया 15,000। मैंने क्या बोला, प्रॉफिट को आपने ऐड करना होता है। ऐड किस में करना होता है, ओपनिंग में। लेकिन हमें ओपनिंग नहीं दिया, क्लोजिंग दिया है, तो क्लोजिंग में उसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। तो 15,000 को मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा 50,000 में से। अगला दिए ड्रॉइंग 3,000। ड्रॉइंग को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेकिन हमें ओपनिंग नहीं दिया, हमें क्लोजिंग दिया है, तो उसका उल्टा इफेक्ट कर देंगे, लेस की जगह हम इसे ऐड कर देंगे। तो 50,000 में जब मैं 3,000 प्लस किए 53,000, और जब मैंने 53,000 में से 15,000 काटे
तो आपका आंसर आ जाता है 38,000। तो A1 इज द राइट आंसर। तो आपकी कैपिटल एट द बिगिनिंग कितनी है? 38,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ सेल रेवेन्यू आर 1,29,000, सेल्स मतलब सेल्स आपके 1,29,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,15,000 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10,000 है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। वो जनाब कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। आप सभी को पता होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, तो जीपी इधर माइनस हो रहा है उधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है उधर आके माइनस हो जाएगा। मतलब सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, आपको जीपी पता चल जाएगा। मतलब 1,29,000 में से 1,15,000 माइनस कर लो तो आंसर आता है 14,000। अब बच्चे क्या करेंगे, मैंने एक कंफ्यूजन के लिए क्या किया, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी डाल दिया। बड़े से बच्चे इधर टिक कर देंगे 14,000 को, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस भी हम माइनस कर लेते हैं। तो मैं बता दूं उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट बोला है ना कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोला था तो मैं 10,000 माइनस करता, हमें नेट प्रॉफिट नहीं बोला, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे ही दिया है, इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर 14,000 है ना कि 4,000। तो B1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 35th क्वेश्चन, इफ अदर इनकम्स रिसीव्ड फॉर द ईयर 15,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 50,000 एंड नेट प्रॉफिट इज 35,000, द ग्रॉस प्रॉफिट इज। हमने बताना है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। आपको पता होगा जीपी में से हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं इनकम और लेस करते हैं एक्सपेंस, फिर हमारा आता है नेट प्रॉफिट। लेकिन इधर हमें जीपी नहीं दिया, हमें क्या दिया है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 35,000। तो इनकम कितनी दी है, 15,000। इनकम क्या होती है, प्लस, उधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। 35,000 में से 15,000 काट दो तो आंसर आता है 20,000। फिर साथ में 50,000 हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, माइनस, उधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस। 20,000 में 50,000 प्लस कर दो तो आपका आंसर आता है 70,000। तो 35 का आंसर क्या है, 70,000। ठीक है, इधर क्योंकि हमने जीपी निकालना था ना कि नेट प्रॉफिट निकालना था। नेट प्रॉफिट दिया था इसलिए मैंने ट्रांसपोर्ट करके निकाला ये। आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की ओर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम आर रिकॉर्डेड इन। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनकम है, हम उसे कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, दे आर रिकॉर्डेड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रायल बैलेंस शोज ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 300। मतलब मैंने ना पिछले साल का प्रोविजन या पहले का प्रोविजन बना हुआ मेरे अकाउंट्स में, कितने का बना है, 300 का। डेटर्स है 9,000 के, लेकिन हमने एज्यूम करना है प्रोविजन जो है हमने 5% लेना है। तो 9,000 का 5% कितना होता है, हो जाता है 450। कितना होता है, 450। लेकिन हमारा प्रोविजन कितने का बना हुआ है, 300 का। हमें इस साल और कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 450 में से 300 काटे तो 150 का प्रोविजन हमें और बनाना पड़ेगा। 150 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, तो इसको हम उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेट इज D1। 150 डेबिट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट इज। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसी फॉर्मूले से हमने ड्राइव किया है, अभी ऊपर हमने सॉल्व किया। ठीक है, फिर 39, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। हम कौन से एक्सपेंसेस पे करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, सेलिंग, फाइनेंशियल, जनरल की नन ऑफ दिस। हम ट्रेडिंग अकाउंट से पे करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इधर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 40th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर इज 16,75,800। पूरे साल की सेल उसने बता दी है, कितनी है, 16,75,800। ऑल सेल्स वर मार्क्ड अप ऑफ 20%। मतलब अब समझो, एक मैं सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। आप एक दुकानदार हो, आप कपड़ों में डील करते हो, क्लोथ्स में डील करते हो, तो आपको शर्ट पड़ती है 1,000 की।
कॉस्ट उसकी कितनी है 1000, लेकिन आप उस पर मार्क्ड प्राइस जो प्रिंट प्राइस आप कराते हो उसमें क्या करते हो 20% ज्यादा लगाते हो, मतलब आप हमेशा कॉस्ट के ऊपर ही मार्क्ड प्राइस लगाते हो, तो आपका मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा 20% एक्स्ट्रा 1200। तो उन्होंने यही कहा है कि सेल्स आपकी हुई है 16,75,800 की, जो 20% ऊपर आपने मार्क किया हुआ था अपनी कॉस्ट से। अब बताओ आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो आपको पता है इसमें हमारा जो जीपी है वो हमने कॉस्ट पे ले रहे हैं, जिस पे लेंगे उसको हमने एक्स लेना होता है। इसको मैं एक्स ले लेता हूं। सेल आपकी है 16,75,800 माइनस जीपी कितना आएगा 20% ऑफ एक्स। 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16,75,800। अब ये इधर 100 है, ये भी 100 बन जाएगा, 100 प्लस 20 120। तो इधर क्या बन गया 120x अपॉन 100 इज इक्वल टू 16,75,800। 100 इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, 120 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। तो आंसर क्या बन जाएगा 1,75,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120। आप इसे अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर आपका आ जाता है D1, दैट इज 13,96,500। 40th का आंसर क्या है 13,96,500। अभी हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। होप कि आप सभी का स्कोर 7+ जा रहा होगा, वरना प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है जिनका अभी कम जा रहा है स्कोर। आगे बढ़ते हैं 41st। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से बैलेंस शीट में कौन सा नहीं आएगा। बैलेंस शीट में आते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो इसमें क्या नहीं आएगा, मॉर्टगेज ऑन लैंड विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। लेकिन कभी कभार हम इसे ब्रैकेट में जरूर शो कर देते हैं, वो इतना इशू नहीं है, हम बस एज ए शो करते हैं कि ये हमारा मॉर्टगेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉइंग्स अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। जो आपकी ट्रायल बैलेंस में ड्रॉइंग शो होती हैं उसे हम क्या करते हैं, आप सभी को पता है, कैपिटल में से माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। 42 का आंसर है D1। या अगर इधर ऑप्शन होता है डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट तो ये भी ठीक होता, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल की डेबिट साइड माइनस वाली होती है, उस हिसाब से वो वाला भी राइट ऑप्शन होता। 43, सैलरी अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन ऑन द। जो आपकी ट्रायल बैलेंस में सैलरी वर्ड शो हो रहा है उसे आपने कहां पे डालना है। एक होता है सैलरी और एक होता है वेजेस। मैंने बड़ी बार बता चुका हूं, वेजेस आपका आता है ट्रेडिंग में और जो सैलरी है वो आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 43rd का आंसर है B1। 44, करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड। करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें से ढूंढिए जो करंट एसेट नहीं है। ऑप्शन दिया है कैश, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंस। तो फर्नीचर जो है ये आपका फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट नहीं है, उस हिसाब से इसका राइट आंसर C1 है। 45th, गुडविल इज क्लासिफाइड एज। गुडविल को हम किस में क्लासिफाई करते हैं, इट इज क्लासिफाइड एज इनटेंजिबल एसेट। गुडविल किससे क्लासिफाइड है, इनटेंजिबल एसेट। 46, नेट प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इंक्रीज द। जब आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है मतलब आपको फायदा हो गया, उससे क्या इंक्रीज होगा, कैपिटल, क्योंकि हम उसे कैपिटल में एड अप करते हैं। 47, कैरेज इनवर्ड विल बी शोन। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज, आप कोई खर्चा दे रहे हो कोई सामान लाने को। अब ऑब्वियस ही बात है, आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी क्लोथ मैन्युफैक्चरर हो, कॉटन तो आपके घर में ऐसे नहीं आ जाएगा। वो जो कॉटन है आपको उसका कैरेज पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी आपके प्रोडक्ट में इंक्लूड होगी।
तो उस हिसाब से ये कहां पे शोन होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर होता कैरेज आउटवर्ड तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डालते, लेकिन इधर इनवर्ड लिखा है। 48 बैलेंस शीट इज, बैलेंस शीट क्या है, एक अकाउंट है, स्टेटमेंट है, नीदर स्टेटमेंट नॉर अकाउंट की नन ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट, इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है, ना कि कोई अकाउंट। 49 अ प्री पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपेयर इन, अगर आप अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम की प्री पेमेंट कर देते हो, मतलब प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने आपको बताया था अगर आप कोई भी अपना खर्चा प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो आपके लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, द बैलेंस शीट ऑन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी शोन। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट मिलने वाला हो गया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट मिलने वाला हो गया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो वो कौन सी साइड शो होता है, एसेट साइड। साथ में ही वो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आएगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी। मैंने आपको कराया था एडजस्टमेंट्स, हमने वो किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट होते हैं, दो होते हैं। तो इधर आपको बोथ ए एंड बी जब दिया ऑप्शन आप, तो उधर आपने दोनों चुन लेने। ऊपर वाले में क्या था, मैंने बोथ नहीं दिए थे, इसलिए उस कारण इसमें एसेट्स ही आएगा। नेक्स्ट है, इफ देयर इज नो एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट नहीं है, प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेप्ट इज, जो आपने डाउटफुल डेप्ट्स के लिए प्रोविजन बनाया है उसे आपने क्या करना है, इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर लिखा है इन्होंने डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, ऐसा नहीं है, डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स के ये क्रेडिट होता है, तो ये राइट आंसर हो सकता था, लेकिन इन्होंने डेबिटेड लिखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या रहेगा, D1। 52 फाइनल अकाउंट इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ। फाइनल अकाउंट में हम किसका प्रिपरेशन करते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, तीनों का करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। 53 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड प्लांट। ओल्ड प्लांट आपने बेचा, ओल्ड अपनी मतलब मशीन बेची, एक तरह की पुराना पड़ा था, उसको उस पर आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी साइड में आएगी, कहां पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये कौन सी साइड पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 53 का आंसर सी। 54 विच ऑफ दीज इज नॉट ए ऑपरेटिंग इनकम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ऑपरेटिंग क्या होता है, जिसमें आप डील करते हो, उससे जो इनकम होगी वो ऑपरेटिंग इनकम है। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, ये तो ऑपरेटिंग ही है, जिसमें आप व्यापार करते हो, वो आपने सामान बेचा, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये ऑपरेटिंग इनकम ही है। अगला है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये भी ऑपरेटिंग इनकम ही है। आपने बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, जिनसे आपने पैसा लेना था, ठीक है, आपके डेटर से आपने पैसा लेना था, तो ये भी तो आपके लिए ऑपरेटिंग इनकम है। थर्ड बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एफडी, आप बैंक में अपनी एफडी कराते हो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या रहेगा, C1। 54 का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं 55th क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन 65,000, मैनेजर कमीशन 11% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर, मैंने बताया था जब हमारा इधर आफ्टर लिखा होगा हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो रेट कितना दिया है, रेट हमें दिया है 11%, तो 100 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 111 इंटू 65,000। आप करके देख लो कैलकुलेटर पे, आपका आंसर कुछ पॉइंट में आएगा। क्या आया है,
6441. A is the right answer. 56. अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस शीट इन ए लॉजिकल ऑर्डर. अब बैलेंस शीट को लॉजिकल प्रॉपर ऑर्डर में लिखना, जैसे कि पहले करंट एसेट्स फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है, उस ऑर्डर में प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में लिखना, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. जो आगे 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन सॉरी, उसमें हमारा आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है. तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किससे कंसर्न्ड है? वो जो आपका फाइनेंस का मैनेजर है उसका मेन काम है भाई तू बस पैसे को मैनेज कर, उसका सही उपयोग कर और हमें प्रॉफिट दिला. तो इसका पहला आंसर आ जाता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग. उसका पहला काम यह भी है कि एक्वायर कर, सही सोर्स ढूंढ, कहां से मैं पैसा ला सकता हूं, उसके बाद उसे प्रॉपर वे में यूटिलाइज भी कर. तो इसका मेन मकसद क्या है? A1. 58. द प्राइमरी गोल ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर, की टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो मैं बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मकसद है सिर्फ और सिर्फ अपने ओनर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना. मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज अनदर कंसेप्ट. ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, उसका मेन काम है कि उसकी जो शेयर होल्डर्स है उसकी जो फर्म की वैल्यू है उसे इंक्रीज करना. आगे है द फाइनेंस मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर. जो आपका फाइनेंस मैनेजर है वो किस चीज के लिए अकाउंटेबल है? वो अकाउंटेबल है फॉर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. उसे हम बताना पड़ेगा कि मैं अपने ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपको पैसों की जरूरत है, तो आप उसे कहां से अरेंज करोगे, कहां से सस्ते दांव पे सस्ती सोर्स से उसे इकट्ठा करोगे. तो फाइनेंस मैनेजर का यही काम है और ये इसलिए वो अकाउंटेबल है. 60th क्वेश्चन. द बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज. मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक की बैलेंस शीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजिएस्ट कह सकता हूं कि जो बैलेंस शीट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? वो है आपका पोजीशन स्टेटमेंट. ठीक है, तो 60th का आंसर क्या था? पोजीशन स्टेटमेंट. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया फाइनल अकाउंट, जिसमें हमने पढ़ा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा और अपना स्कोर एंड में जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आप अपने बाकी दोस्त जो हैं उनके साथ कंपेयर कर सकें कि भाई वो आगे चल रहा है तो मुझे और इंप्रूवमेंट की जरूरत है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस. थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस.